हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम एजुकेटर सपना नेगी और आज हम करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज का एक और मॉक। गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप सभी? ओके, चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको क्या बताना है इस क्वेश्चन के अंदर? मैनेजमेंट कंटेन्स अ सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस दैट इंक्लूड्स। आपको बताना है मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, बहुत सारे इंटर रिलेटेड फंक्शंस होते हैं। आपको बताना है उसके अंदर कौन कौन से फंक्शंस इंक्लूडेड होते हैं। प्लानिंग, डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग या ऑल ऑफ द अबव। वेरी गुड। क्या इसका करेक्ट आंसर? ऑल ऑफ द अबव। प्लानिंग, डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ये सारे के सारे क्या है? मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं। गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, ठीक है? ओके। हेलो काजोल, हेलो ओम पांडे, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न विद स्टाफिंग। आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से कौन सी वाली चीज जो है वो स्टाफिंग से रिलेटेड नहीं है। क्या बताना है? नॉट कंसर्न बताना है। पब्लिसिटी, ट्रेनिंग, सिलेक्शन या रिक्रूटमेंट। स्टाफिंग से रिलेटेड कौन से वाला पार्ट नहीं है? अच्छा ध्यान रखना, जब आप आंसर करोगे ना तो पहले ऐसे लिखना क्वेश्चन नंबर 2 और फिर उसके आगे उसका आंसर लिखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। गुड मॉर्निंग सुजल। राइट, कौन सा वाला नहीं है? पब्लिसिटी नहीं है। इसके अलावा स्टाफिंग के अंदर ट्रेनिंग भी होता है, सिलेक्शन भी होता है, रिक्रूटमेंट भी होता है। वेरी गुड वेरी गुड। सिलेक्शन को हम नेगेटिव भी बोलते हैं ना, नेगेटिव प्रोसेस बोलते हैं, और रिक्रूटमेंट को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव प्रोसेस बोलते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे अब सब। Name the principle of management given by Fayol, which when applied would mean that the workers and management both honor their commitments without any prejudice towards one another. जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करो। वो कौन से वाला प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का जो किसने दिया था? फ्योल ने दिया था। फ्योल ने हमारे 14 प्रिंसिपल्स दिए थे, उसमें से एक प्रिंसिपल बताना है आपको जो क्या बताता है? That workers and management both honor their commitments without any prejudice towards one another. जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो। गुड मॉर्निंग राहुल। राइट, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे। 3 लिखेंगे, उसके बाद आंसर करेंगे, ठीक है? जल्दी से बताओ कौन सा है? डिसिप्लिन, मेंटल रिवॉल्यूशन, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज या फिर स्केलर चेन। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। राइट, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या है? डिसिप्लिन। मेंटल रिवॉल्यूशन नहीं है बच्चा, डिसिप्लिन है। 14 प्रिंसिपल्स के अंदर क्या है? डिसिप्लिन आता है। और वो क्या बताता है कि जो मैनेजमेंट और वर्कर्स है उन्होंने जो कमिटमेंट किया है कि मुझे ये काम करना है तो वो उनको वो काम करना चाहिए, ठीक है? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करेंगे अब। आइडेंटिफाई द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टाफिंग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, इट इंक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो। What happened? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टाफिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इट इंक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। स्टाफिंग का वो वाला इंपॉर्टेंस बताना है जिससे क्या होता है? इंक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी ऑफ इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो प्रोडक्टिविटी होती है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, ठीक है? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। मैम कल क्यों नहीं आई थी? क्योंकि कल संडे था इसलिए। क्षमा करनी अंतरा। चलो इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करेंगे सभी। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, डिस्कवरिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल, राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब, कंटिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ। वेरी गुड वेरी गुड। नो नॉट ए। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब। स्टाफिंग का बताना हमें। किसका बताना था हमें? स्टाफिंग का बताना था। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? राइट पर्सन एट राइट जॉब क्या कर सकता है? प्रोडक्टिविटी। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अगर हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो हमें क्या करना चाहिए? जो पर्सन है उसको जो जॉब आता है उसको उसी काम पे रखना चाहिए। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, राइट पर्सन एट राइट जॉब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे अब। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज द बिजनेस एनवायरनमेंट। आपको बता रहे हैं इनमें से कौन से वाला क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ओके ओके ओके। एम्प्लॉयज, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी या फिर रिलेटिविटी। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करेंगे। अच्छा इजी है, ओके। चलो क्वेश्चन का आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज द बिजनेस एनवायरनमेंट। इनमें से कौन से वाला बिजनेस एनवायरनमेंट में नहीं आता है? एम्प्लॉयज, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी या फिर रिलेटिविटी। क्या नहीं आता है इसके अंदर? एम्प्लॉय नहीं आता। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है, अनसर्टेन होता है, रिलेटिव होता है। ये सारे क्या है? इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, बट एम्प्लॉयज नहीं है। वेरी गुड वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करेंगे। Employees became lethargic when organization uses internal sources of recruitment
बिकॉज इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोवाइड, आपको बताना है एम्प्लॉयज क्या बन जाते हैं, लेथार्जिक बन जाते हैं जब उन्हें पता होता है कि जो रिक्रूटमेंट होगा वो कहाँ से होगा, वो इंटरनल सोर्सेज से ही होगा, उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही वो क्या किया जाएगा, रिक्रूट किया जाएगा किसी पर्सन को, तो वो क्या हो जाता है, लेथार्जिक बन जाते हैं। अब आपको बताना है बिकॉज इंटरनल सोर्स रिक्रूटमेंट प्रोवाइड, क्योंकि इंटरनल सोर्सेज जो है वो क्या प्रोवाइड कराते हैं, इंटरनल सोर्सेज रिक्रूटमेंट क्या प्रोवाइड करवाते हैं। ओके चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो। टाइम बाउंड प्रमोशंस, इंसेंटिव्स, ट्रेनिंग टू द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर नो इट्स नॉट सी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है, टाइम बाउंड प्रमोशंस, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में मेरा कुछ टाइम बाद प्रमोशन होने ही वाला है, तो मैं क्यों एक्स्ट्रा एफर्ट डालूंगी। तो बंदे क्या हो जाते हैं, जितने भी वर्कर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, लेथार्जिक हो जाते हैं। ओके बिकॉज ऑफ टाइम बाउंड प्रमोशंस, क्योंकि कई ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा होता है कि अगर आप 10 ईयर्स काम करते हो या 5 ईयर्स काम करते हो तो उसके बाद आपको क्या कर दिया जाएगा, प्रमोट कर दिया जाएगा, प्रमोशन होगा तो उनकी सैलरी भी इंक्रीज हो जाएगी। वहां पे क्या नहीं देखा जाता कि जो इंसान है वो कितना अच्छा काम कर रहा है, बल्कि टाइम के ऊपर होता है कि जितना ज्यादा टाइम कोई एक ऑर्गेनाइजेशन में लगा रहा है उसके हिसाब से क्या किया जा रहा है, उसको प्रमोट किया जा रहा है। ओके राइट, टाइम बाउंड प्रमोशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, आपको मैच करना है, ऑप्शंस बाद में देखेंगे, ठीक है। स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर, जल्दी से मैच करके बताओ मुझे। कीपिंग टूल्स एंड मशीन्स रेडी फॉर ऑपरेशन बाय वर्कर्स, इंश्योर प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस ऑफ मशीन्स, टाइमली एंड एक्यूरेट कंप्लीशन ऑफ वर्क या चेक द क्वालिटी वर्क। जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। हाँ जी मुस्कान, हमारी क्लासेस डेली ही होती है, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर क्या करता है, क्वालिटी वर्क चेक करता है। रिपेयर बॉस क्या करता है, एंश्योर प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस ऑफ मशीन। स्पीड बॉस क्या करता है, टाइमली एंड एक्यूरेटली कंप्लीशन ऑफ वर्क। और गैंग बॉस क्या करता है, कीपिंग टूल्स एंड मशीनरी रेडी फॉर ऑपरेशंस। यानी कि फर्स्ट ए का है हमारा सी, बी का है हमारा ए, सी का है हमारा बी एंड लास्ट वन डी का क्या है, डी। सी ए बी डी, सी ए। अच्छा आप लोग का ए आ भी रहा है आंसर, ऑप्शन में है भी नहीं, कैसे ऑप्शंस कैसे, हाँ अवनी का सही है, अवनी का करेक्ट है। ओके इसका करेक्ट आंसर क्या है, सी ए बी एंड डी। ओके 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 चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, स्टाफिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन दीज डेज बिकॉज ऑफ। आपको बताना है स्टाफिंग क्या है, एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। मैम बहुत जूम है, अच्छा ज्यादा जूम है, हाँ वो उस टाइम पे ऑप्शन से दिख रहे थे। अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे अब। स्टाफिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन दीज डेज बिकॉज ऑफ। आपको बताना है स्टाफिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन क्यों है। कॉम्प्लिकेटेड बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स, इंक्रीजिंग साइज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर ऑल ऑफ द अबव। जल्दी से बताओ, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करो सभी। अभी भी बहुत जूम हो रहा है, चलो अभी बताओ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑल ऑफ द अबव। स्टाफिंग क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आजकल जो ह्यूमन बिहेवियर है वो क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। नेक्स्ट साइज जो है ऑर्गेनाइजेशन का धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। नेक्स्ट इज एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी क्या हो रही है, हर पल क्या हो रही है, एडवांस हो रही है। ओके वेरी गुड, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे अब हम। Which component of business environment requires that advertisement of baby food must necessarily inform the potential buyer that mother's milk is the best? आपको बताना है बिजनेस एनवायरनमेंट का कौन से वाला कंपोनेंट है जिसके अंदर क्या एडवर्टाइजमेंट करना चाहिए कि जो बेबी फूड बना रहे हैं, छोटे छोटे बेबीज के लिए क्या बनाते हैं, बेबी फूड बनाते हैं, तो उनको क्या बताना चाहिए, इन्फॉर्म करना चाहिए बायर्स को कि मदर का जो मिल्क होता है वो क्या होता है, सबसे बेस्ट होता है। वो बेबी फूड बना रहे हैं और उनको क्या चीज़ और बतानी है अपने कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को, कि जो मदर का मिल्क होता है वो क्या होता है, बेस्ट होता है। तो यहाँ पे किस एनवायरमेंट की बात हो रही है, सोशल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल या फिर नन ऑफ द अबव। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। सोशल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल या फिर नन ऑफ द अबव।
ओके देखो इसका करेक्ट आंसर ना बी होगा, सोशल नहीं होगा। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? लीगल एनवायरनमेंट होगा, क्योंकि ये चीजें क्या है, लीगली इंडस्ट्रीज को, जितने भी हमारी इंडस्ट्रीज होती है उनको क्या होता है, बताया जाता है कि आपको ये चीज क्या है करनी है, लीगल है इसका आंसर। ओके राइट राइट राइट, 9th का क्या है करेक्ट आंसर? बी। एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है देखो, लीगल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स लेजिस्लेशंस पास्ड बाय द गवर्नमेंट, administrative orders, court judgment, decisions rendered by various agencies. Every management is required to obey the law of the land. Non-compliance of law can land the business enterprise into legal problems. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। राइट, लीगल एनवायरनमेंट ही है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करेंगे अब सभी। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। Marketing occupies an important position in the organization. Marketing is the function of business concerned with creation of a consumer. Marketing हमारे assertion में क्या given है? Marketing occupies an important position in the organization. Marketing की क्या होती है कि बहुत important position होती है किसी भी organization के अंदर। Then reason क्या है हमारा? Marketing is the function of business concerned with creation of a consumer. Basically जो consumer को create करता है वो कौन होता है? वो marketing के through ही create होता है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताओ अब। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करेंगे अब सभी। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करेंगे। वेरी गुड वेरी गुड। नहीं गोकुल सर का हॉलीडे नहीं था। असर्शन क्या है हमारा? मार्केटिंग क्या इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। यस, ये स्टेटमेंट क्या है हमारी? ट्रू है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन रोल होता है वो कौन प्ले करता है? जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो मार्केटिंग प्ले करती है। देन मार्केटिंग इज द फंक्शन ऑफ बिजनेस कंसर्न विद क्रिएशन ऑफ कंज्यूमर। मार्केटिंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है? क्योंकि वो किस चीज से रिलेट करती है? क्रिएटिंग ऑफ अ कंज्यूमर। क्योंकि कंज्यूमर को बनाता कौन बनाता है? मार्केटिंग ही बनाती है। इसलिए क्या है, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इंपॉर्टेंट पोजीशन होता है उसका किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो बोथ करेक्ट है, हमारी एक्सप्लेनेशन भी क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। तो ए है इसका आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ड्रीम्स कैन बी टर्न इनटू रियलिटी इफ बिजनेस थिंक्स इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। आपको बताना है ड्रीम्स क्या हो सकते हैं। जो हमारी ड्रीम्स है वो रियलिटी में चेंज हो सकते हैं इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। अगर हम लोग क्या करें, एडवांस में सोच के चले कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। जैसे आप लोग का ड्रीम है ना कि आप लोगों को अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जाना है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जाना है। तो अगर आप चाहते हो कि आपको यूनिवर्सिटीज़ में जाना है तो आपको क्या चीज़ करना पड़ेगा एडवांस में? ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, डायरेक्टिंग या फिर कंट्रोलिंग। क्या करना पड़ेगा? राइट हमें क्या करना पड़ेगा? प्लान करना पड़ेगा। हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी। किसी भी चीज को अगर आपको फ्यूचर में करना है तो हमें क्या करना पड़ता है? उसके लिए प्लान करना पड़ता है। वेरी गुड वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करेंगे। पूजा पाल इज द लीगल हायर ऑफ सुमन रस्तोगी। पूजा पाल क्या है? सुमन रस्तोगी की लीगल हायर है। Suman has a compensation amount of rupees 25 lakh on Volvo Limited. Suman died in a car accident under 3-tire machinery. Where can Pooja file a complaint when the compensation claimed is 25 lakh rupees? आपको बताना है जो पूजा पाल है वो किसकी लीगल हायर है? सुमन रस्तोगी की लीगल हायर है। अब सुमन का क्या हो जाता है? एक्सीडेंट हो जाता है, उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन उसको क्या लेना था? 25 लाख रुपीस किससे लेने थे? वॉल्वो लिमिटेड से लेने थे। तो आपको बताना है 3-टायर मशीनरी सिस्टम के अंदर पूजा जो है वो कहां पर कंप्लेंट फाइल करेगी कंपनसेशन की, 25 लाख रुपीस की कंपनसेशन की? नेशनल कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, स्टेट कमीशन या फिर डिस्ट्रिक्ट कमीशन? जल्दी से बताओ कहां पर फाइल करेगी वो? राइट कहां करेगी? डिस्ट्रिक्ट कमीशन में फाइल करेगी। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट का अमाउंट अब कितना हो चुका है? अप टू 1 करोड़ रुपीस आप कहां फाइल कर सकते हो? डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपनी कंप्लेंट फाइल करवा सकते हो। 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में आप कहाँ अपनी कंप्लेंट फाइल करवाओगे? स्टेट कमीशन के अंदर अपनी कंप्लेंट फाइल कराओगे। और फाइनली 10 करोड़ से अगर अबव आपका अमाउंट है तो आपको कहाँ जाना है? नेशनल कमीशन में आप अपनी कंप्लेंट क्या करवा सकते हो? फाइल करवा सकते हो। राइट कहाँ पर जाएंगे वो? डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाएंगे। नो नॉट स्टेट कमीशन, डिस्ट्रिक्ट कमीशन। ओके वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, stock exchange provide an opportunity to the investor to disinvest and invest. स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है? हमें जो वहाँ के कस्टमर्स होता है उनको क्या प्रोवाइड करवाता है? अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। किस चीज़ की?
डिसइन्वेस्ट और इन्वेस्ट की। वो क्या करता है, कहीं पे इन्वेस्ट करता है, कहीं से फिर क्या करता है, डिसइन्वेस्ट करता है, फिर कहीं और उस पैसे को इन्वेस्ट करता है। तो ये कौन प्रोवाइड करवाता है, हमारा स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड करवाता है। आइडेंटिफाई द रिलेटेड फंक्शन ऑफ द स्टॉक मार्केट। तो आप बताओ यहाँ पे स्टॉक मार्केट के किस फंक्शन की बात हो रही है, स्टॉक एक्सचेंज के किस फंक्शन की बात हो रही है, जल्दी से बताओ। प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेक्यूलेशन, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी, प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी, या फिर स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करेंगे। राइट, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। जो भी हमारे मार्केट के अंदर भी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज हैं उनको लिक्विडिटी प्रोवाइड करवाना, यानी कि जब भी आप चाहो उनको क्या कर सकते हो, सेल आउट कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग, मार्केटेबिलिटी, एक प्रॉपर मार्केट बनाना जिसमें क्या कर सके, लोग आके इन्वेस्ट कर सके, परचेज कर सके और सेल कर सके अपनी सिक्योरिटीज को। तो एक मार्केट प्रोवाइड करवाना, दूसरा जो सिक्योरिटीज है उनको लिक्विडिटी प्रोवाइड करवाना। ये काम कौन करता है, हमारा स्टॉक एक्सचेंज करता है। ओके, राइट, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करेंगे अब। आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट एंड एफिशिएंट कंट्रोल। आपको क्या बताना है, मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस बतानी है इस पैराग्राफ के अंदर। एन एफिशिएंट कंट्रोल सिस्टम कीप्स अ केयरफुल चेक ऑन द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इन द एनवायरमेंट एंड हेल्प्स टू रिव्यू एंड रिवाइज द स्टैंडर्ड्स इन लाइट ऑफ सच चेंजेस। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। हेलो ऑसम एंटरटेनमेंट। मैम आपने वॉच पहनना क्यों छोड़ दिया, ऐसे ही। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करेंगे। एन एफिशिएंट कंट्रोल सिस्टम कीप्स अ केयरफुल चेक ऑन द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपकी कंपनी का क्या है, कंट्रोल सिस्टम अच्छा है, तो आप लोग क्या करोगे, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी चेंजेस हो रहा है आप उस पर नजर रखोगे, और एनवायरनमेंट के अंदर जो भी चेंजेस हो रहे हैं उस पर भी नजर रखोगे, और उससे क्या करोगे, आपने जो स्टैंडर्ड्स फिक्स किए हुए हैं उसको चेंज करना या नहीं करना, उसमें क्या होगा, आपका हेल्प होगा। तो इंप्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन, ensuring order and discipline, judging accuracy of standards, या फिर making efficient use of resources। हाँ जी गौरव, आपको पीडीएफ फॉर्म में सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या है, नो, नॉट ए, नॉट सी। जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स, यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है कि अगर आपका कंट्रोल सिस्टम अच्छा है तो आप लोग क्या करोगे, अगर हमारा कंट्रोल सिस्टम अच्छा है हम अपने एम्प्लॉयज पे, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के एनवायरनमेंट पे नजर रख पाएंगे, चेक रख पाएंगे, ताकि अगर हमें जो हमने प्री स्टैंडर्ड्स फिक्स कर रखे हैं, जो हमारे प्री डिटरमिन स्टैंडर्ड्स हैं, उनके अंदर अगर कुछ मैच नहीं हो रहा है तो हम उसके अंदर भी क्या कर सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं। हम क्या चेक करते हैं, एक्यूरेसी चेक करते हैं अपने स्टैंडर्ड्स की जो हमने फिक्स किया हुआ है। ओके, राइट, वेरी गुड। क्या इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ प्लानिंग। आपको क्या बताना है, इसमें से कौन से वाला क्या है, प्लानिंग का फीचर है। परवेसिव फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन, और या फिर ऑल ऑफ द अबव। हेलो निशांत, जल्दी से बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग का कौन से वाला फीचर है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करो। परवेसिव फंक्शन, परवेसिव मतलब क्या होता है, हर जगह प्रेजेंट होना। कंटिन्यूअस, प्राइमरी, या फिर ऑल ऑफ दीज। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। 15 का डी, राइट। इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑल ऑफ दीज। ये सारे ही क्या है, प्लानिंग के क्या है, फीचर्स हैं। हर जगह प्रेजेंट होना, प्लानिंग हर जगह होती है, कंटिन्यूअस होती है, और प्राइमरी फंक्शन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो फर्स्ट काम होता है वो क्या होता है, प्लानिंग का काम होता है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी फंक्शन भी बोलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आरसी वाला क्वेश्चन है। अच्छा, एक चीज ध्यान देना, आरसी में जिन स्टूडेंट्स ने अपना फीडबैक दिया था वो कह रहे थे कि आरसी बहुत लेंदी था, क्वेश्चंस तो इजीली हो गए थे बट उसमें टाइम, मतलब वो टाइम कंज्यूमिंग था। तो आप लोग आरसीज ना बिल्कुल एंड में करना, पहले उससे पहले सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करेंगे। अमन इज ट्राइंग टू अप्लाई अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इन हिज डिपार्टमेंट। फर्स्ट ही लेट हिज टीम परफॉर्म अकॉर्डिंग टू देयर बेस्ट पोटेंशियल। Then in a meeting, he calls Piyush and asks his team to check what they have performed. One day it was found that the total number of units produced were 20 less than the set target. It was decided that no worker will go home unless and until this gap of 20 units is overcome.
विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज बीइंग परफॉर्म बाय अमन एंड हिज टीम? जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा. क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करेंगे. क्वेश्चन नंबर 16, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग या ऑर्गेनाइजिंग. यहाँ पर अमन ने कौन से वाला फंक्शन परफॉर्म किया मैनेजमेंट का? वेरी गुड. कौन से वाला किया? कंट्रोलिंग का किया. कंट्रोलिंग कैसे किया उसने? अमन ने क्या किया, अपनी पूरी जो टीम है उनको कहा कि आप अपना काम जो है वो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो. और जब वो काम कर लेते हैं उसके बाद अमन क्या करता है, एक टीम मीटिंग रखता है और वो बोलता है कि अब आप देखो आपने क्या क्या काम किया है, वो सही है या गलत है. तो जब वो चेक करता है तो उसमें वो क्या पाता है कि 20 यूनिट्स जो है उन्होंने आज काम बनाई है जितना सेट टारगेट उनका था. तो उन्होंने क्या कहा, अब कोई घर तब तक नहीं जाएगा जब तक ये टारगेट क्या हो जाता है, ये जो गैप आया है, ये जो डेविएशन आई है, ये पूरी नहीं हो जाती है. तो अमन यहाँ पे क्या कर रहा है, कंट्रोलिंग वाला फंक्शन परफॉर्म कर रहा है. राइट शिवानी, इट्स कंट्रोलिंग. वेरी गुड. हाँ जी हर्ष, कंट्रोलिंग है. चलो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर करेंगे अब सभी. अमाउंट ऑफ अर्निंग्स, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड्स एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आर अफेक्टेड बाय वन ऑफ द फाइनेंशियल डिसीजंस. नेम द रिलेटेड डिसीजन. आपको बताना है आप कितना अमाउंट अर्न करने वाले हो, स्टेबिलिटी अर्निंग, आपकी जो अर्निंग है वो स्टेबल है या नहीं, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, ये सब कौन से वाले डिसीजन से क्या होता है, कौन से वाले फाइनेंशियल डिसीजन से अफेक्ट होता है? इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड, फाइनेंसिंग या फिर कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन. जल्दी से बताओ. आरसी नहीं, मैं भूल गई. ओके, मैं आज बोल दूंगी सर को, ठीक है. चलो जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दो. इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड, फाइनेंसिंग या फिर कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन, कौन से वाला डिसीजन यहाँ पे बताया गया है? 17 का आंसर करेंगे सभी. वेरी गुड. क्या है इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डिविडेंड डिसीजन. क्या लिया जाएगा यहाँ पे? डिविडेंड डिसीजन लिया जाएगा. वेरी गुड, वेरी गुड. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे. क्वेश्चन नंबर 18, controlling at each and every step is not possible. In such situation, what should be the focus point of the manager? EP मतलब एंटरप्रेन्योर देखते हैं, अभी स्टार्ट करेंगे. चलो जल्दी से बताओ. कंट्रोलिंग एट ईच एंड एवरी स्टेप इज नॉट पॉसिबल. कंट्रोलिंग हर स्टेप पे, मतलब हर स्टेप पे आपको क्या किया जाए, कंट्रोल किया जाए, ये पॉसिबल नहीं होता. तो आपको बताना है उस सिचुएशन में व्हाट शुड बी द फोकस पॉइंट ऑफ द मैनेजर. उस सिचुएशन में एक मैनेजर को किस चीज पे फोकस करना चाहिए ये बताना है आपको. की रिजल्ट एरिया, एक्चुअल परफॉर्मेंस, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस या फिर ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर करेंगे जल्दी. क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर करो. अच्छा डी, ऑल ऑफ द अबव देख के आंसर मत करना. ऑल ऑफ द अबव देख के आंसर मत करना. नो, डी तो बिल्कुल भी नहीं है. नो, इट्स नॉट डी. डी नहीं है. की रिजल्ट एरिया बच्चा देखो, हमें पता है हम हर जगह कंट्रोलिंग नहीं कर सकते. जो मैनेजर है उसकी बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती है, वहां पे मैनेजर हर एक छोटी छोटी चीज को कंट्रोल नहीं कर सकता. तो उस टाइम पे, उस सिचुएशन में मैनेजर क्या करता है, किस चीजों पे ध्यान देता है? की रिजल्ट एरियाज. कौन से एरियाज? की रिजल्ट एरियाज. जिस एरिया को अगर आप इग्नोर करोगे तो आपकी कंपनी को बहुत ज्यादा बैड इफेक्ट पड़ेगा उस चीज का. उन एरियाज पे मैनेजर क्या करता है, ध्यान देता है. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज की रिजल्ट एरियाज. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड. क्या इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए. ऑल ऑफ द अबव देख के आंसर मार्क मत करके आना, ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे. One of the important decisions under financial management related to the financing pattern or the proportion of the use of different sources in raising funds. Identify the decision discussed in the above statement. बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने पड़ते हैं एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट को, एक फाइनेंशियल मैनेजर को, रिलेटेड टू द फाइनेंसिंग पैटर्न और द प्रोपोर्शन ऑफ यूज ऑफ डिफरेंट सोर्सेज इन रेजिंग फंड्स, कि हम कहाँ कहाँ से जो सोर्सेज है फंड्स की कहाँ कहाँ से इकट्ठा करने वाले हैं. तो आपको बताना है कौन से वाला डिसीजन यहाँ पे बताया जा रहा है. कैपिटल स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फिर फाइनेंशियल मार्केट. अच्छा मैम की आवाज अच्छी है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे. क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करेंगे अब सब, ठीक है. कौन से वाले डिसीजन की बात हो रही है यहाँ पे? कैपिटल स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फिर फाइनेंशियल मार्केट. क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करेंगे जल्दी जल्दी.
नो देखो कैपिटल स्ट्रक्चर तो नहीं है, फाइनेंशियल प्लानिंग या फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फिर फाइनेंशियल मार्केट भी नहीं है। फाइनेंशियल प्लानिंग या फाइनेंशियल मैनेजमेंट में से बताओ, बी या सी में से बताओ। ओके इसका करेक्ट आंसर क्या है? फाइनेंशियल प्लानिंग। यहाँ पे क्या की जा रही है? फाइनेंशियल प्लानिंग की जा रही है कि आपको क्या करना है, कहाँ से कौन कौन से डिफरेंट सोर्सेज से आपको क्या करना है, फाइनेंस उठाना है, उसको क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल प्लानिंग बोलते हैं। राइट 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 राइट, बी और सी में से। राइट, वेरी गुड वेरी गुड, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर करेंगे अब। एम्प्लॉय मोरल, जॉब सेटिस्फैक्शन एंड ह्यूमन बिहेवियर आर सच एरियाज वेयर दिस प्रॉब्लम माइट अराइज। आपको बताना है एम्प्लॉय का मोरल, जॉब सेटिस्फैक्शन हो गया या फिर ह्यूमन बिहेवियर हो गया, ये सारे कौन से एरियाज हैं जहां पर प्रॉब्लम अराइज होती ही होती है। क्यों? क्योंकि ये सारे ह्यूमन बींग से रिलेटेड है। जहां ह्यूमन बींग्स होंगे वहां प्रॉब्लम्स तो आएगी। तो आपको बताना है Which limitation of controlling is started in the given example। आपको बताना है कौन से वाली लिमिटेशन इस वाले जो आपको पैराग्राफ दिया हुआ है यहाँ पे बताई जा रही है, कौन से वाली लिमिटेशन बताई जा रही है। डिफिकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स, लिटिल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स, रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉयज या फिर कॉस्टली अफेयर। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करो, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। इकोनॉमिक्स का एग्जाम है, अच्छा जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताओ। डिफिकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स, लिटिल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स, रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉयज या फिर कॉस्टली अफेयर्स। जल्दी से बताओ। वेरी गुड, इसका करेक्ट आंसर क्या है? नो नॉट ए, डिफिकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटी नहीं। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज की बात हो रही है। देखो एम्प्लॉय का मोरल डाउन हो जाएगा, जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, एम्प्लॉय का बिहेवियर कैसा है कंपनी के टुवर्ड्स, तो ये सारी किस चीज से रिलेटेड बात है? एम्प्लॉय से रिलेटेड बात है। क्योंकि एम्प्लॉयज को क्या पसंद नहीं है? कंट्रोल पसंद नहीं है। तो एम्प्लॉयज अलग अलग चीजों को क्या करते हैं? रेजिस्ट करते हैं कि हमें ये चीज पसंद नहीं है। राइट, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्वेश्चन समझ नहीं आया, दोबारा से पढ़ना क्वेश्चन को, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21। सुमित वांट्स टू इन्वेस्ट हिज मनी इन द शेयर्स ऑफ आराध्या प्राइवेट लिमिटेड। ही बायज 100 शेयर्स एट ₹75 पर शेयर। हाउ मेनी वेल्थ शैल ही हैव इन द कंपनी? चलो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर करेंगे। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो। सुमित ने क्या क्या इन्वेस्ट किया है? पैसा कहाँ पर? आराध्या प्राइवेट लिमिटेड में इन्वेस्ट किया है उन्होंने। 100 शेयर्स उन्होंने खरीदे 75 पर शेयर का। तो आपको बताना है उनकी कंपनी के अंदर कितना वेल्थ है। वेरी गुड, लास्ट समय डिटरमिन कितना वेल्थ है उनके पास? 7500 रुपीज का क्या है? वेल्थ है उस कंपनी के अंदर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22। What is the relationship between human resource management and staffing? Human resource management और staffing के बीच में क्या relationship है? Human resource management, HRM और staffing के अंदर क्या relationship है? जल्दी से बताओ। HRM is wider than staffing, staffing is wider than HRM, both are equal या फिर none of the above? जल्दी से क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर करेंगे। अच्छा, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए, HRM इज वाइडर देन स्टाफिंग। जो HRM का स्कोप होता है वो क्या होता है? स्टाफिंग से भी बहुत ज्यादा बड़ा होता है। स्टाफिंग के अंदर तो हम क्या करते हैं? सिर्फ रिक्रूट करते हैं, बाहर से लोगों को लेके आते हैं और अपनी कंपनी में क्या करते हैं? रखते हैं। राइट पर्सन एट राइट जॉब वाला है। बट HRM का जो स्कोप है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। ओके तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। वेरी गुड। नो नॉट बी, नो अंतरा, नॉट बी। चलो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर करेंगे अब सभी। स्टाइल एंड फिट अ फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज डिसाइडेड टू ऑफर 50% ऑफ ऑन all its products due to the fall in demand of its product as more efficient substitutes have been introduced in the market। आपको बताना है स्टाइल एंड फिट क्या है? एक फुटवेयर कंपनी है, उन्होंने क्या डिसाइड किया है कि वो 50% ऑफ देंगे। क्या देंगे? कस्टमर्स को 50% ऑफ देंगे
ड्यू टू फॉल इन डिमांड ऑफ इट्स प्रोडक्ट, क्योंकि उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो डिमांड है मार्केट में क्या हो गई है, बहुत कम हो गई है. एज मोर एफिशिएंट सब्स्टिट्यूट्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट, क्योंकि उनसे अच्छा सब्स्टिट्यूट क्या आ गया, मार्केट में आ गया है. आइडेंटिफाई द प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव, तो अब आपको क्या बताना है यहाँ पे कौन से वाले प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव इंक्लूडेड बाय द फर्म व्हिच हैज मेड द फर्म रिस्टोर टू डिस्काउंट. उन्होंने जो डिस्काउंट वाली पॉलिसी लगाई है वो किस रीजन की वजह से लगाई है, ये आपको बताना है. ऑब्टेनिंग मार्केट शेयर लीडरशिप, सर्वाइविंग इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट, अटेनिंग प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप, या फिर प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक. वेरी गुड. वो क्या करना चाहते हैं, वो मार्केट में सर्वाइव करना चाहते हैं. उनका जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड मार्केट में खत्म हो गई है, तो मार्केट में बने रहने के लिए, क्या करने के लिए, मार्केट में सर्वाइव करने के लिए, अपने कंपटीशन से कॉम्पिटिटर के साथ रहने के लिए मार्केट में उन्हें क्या करना पड़ेगा, उन्हें डिस्काउंट देना पड़ रहा है 50% का. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज टू सर्वाइव इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट. उन्हें क्या करना पड़ा है, 50% का डिस्काउंट देना पड़ा है. क्वेश्चन नंबर 24, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे. क्वेश्चन नंबर 24. There are various ways in which the objective of consumer protection can be achieved. Which one of the following is a way to protect consumer? आपको क्या बताना है, there are various ways in which the objective of, बहुत सारी तरीके हैं जहाँ पे कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, कंज्यूमर को जो प्रोटेक्शन करने का जो एम है, मोटिव है, उसको पूरा किया जा सकता है. आपको बताना है इनमें से कौन से वाला है, कौन से वाली वे है, कौन से वाला तरीका है जिससे आप क्या कर सकते हो, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट कर सकते हो. जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर. नमन, व्हाट इज योर गुड नेम? सपना नेगी. ओके, चलो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करो. वेरी गुड, वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर क्या है, ऑल ऑफ द अबव. कौन से वाली ऐसी वे है जहां से हम क्या कर सकते हैं, कंज्यूमर्स को बचा सकते हैं. सेल्फ रेगुलेशंस बाय बिजनेस. अगर बिजनेस खुद को अच्छे से रेगुलेट करना शुरू कर दे तो क्या हो सकता, तो क्या करेंगे, तो हमारे जो कंज्यूमर्स है वो ऑटोमेटिकली अपने आप बच जाएंगे, उनके साथ कुछ गलत नहीं होगा. कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं जो क्या करते हैं, कंज्यूमर्स को बताती हैं, उनके राइट्स के बारे में बताती है, उनके बारे में ये बताती है कि आप लोगों के क्या राइट्स है, आप लोग क्या कर सकते हो अगर आपके साथ कुछ गलत होता है. नेक्स्ट, कंज्यूमर अवेयरनेस. जो हम कंज्यूमर्स हैं हमें भी क्या होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में, अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव. वेरी गुड सुजल, गौरव. ए फॉर अल्लू अर्जुन. नो, नॉट ए. ऑसम एंटरटेनमेंट, नो इट्स नॉट ए. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 करेंगे. Purchase of goods worth ₹30,000 leads to obtain a free airline ticket to Sakshi to meet her favorite celebrity. Which sales promotional tool is used here? चलो, only C नहीं होगा मैम, only C नहीं बचा, इसमें सब आएंगे. नहीं, सिर्फ C नहीं होगा. कितने क्वेश्चन है बेटा, रोज 50 क्वेश्चन हो रहे हैं. आप मॉक सॉल्व करवा रहे हैं ना मैम, आप मेरी चैट को नहीं देख रहे हो. नहीं, दिवांशी बोलो क्या हुआ, बोलो क्या बात है. चलो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर करेंगे. परचेज गुड्स ऑफ वर्थ रुपीज. एक पर्सन ने, उसका नाम क्या है, साक्षी ने क्या किया, 30,000 रुपीज की क्या लिया, गुड्स को परचेज किया और उसको क्या मिला, एक फ्री एयरलाइन टिकट मिला है अपने फेवरेट सेलिब्रिटी को मिलने के लिए. तो बताओ ये कौन से वाला प्रमोशनल टूल यहाँ पर यूज हुआ है. प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन, फ्री सैंपल, कॉम्पिटिशन ऑन कंटेस्ट, या फिर नन ऑफ दीज. जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करो. चलो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर देगा वो आई थिंक ऊपर दिया था शायद किसी ने. ओके, एक स्टूडेंट, 2, अभी तक मुझे 2 दिखे. एक का नाम बाबू था, एक का नाम रितेश था. ओके, कार्तिका, देन नितिका, नीतीश. बहुत कम स्टूडेंट्स का करेक्ट है, राइट. निकिता, रितेश. ओके, बहुत कम. प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन भी नहीं है, फ्री सैंपल्स भी नहीं, कॉम्पिटिशन भी नहीं है. इसका करेक्ट आंसर क्या है, नन ऑफ दीज. इनमें से कोई सा भी नहीं है. इसका करेक्ट आंसर क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गिफ्ट्स. क्या है इसका करेक्ट आंसर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गिफ्ट्स. देखो, प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जब आपको एक प्रोडक्ट नहीं दिया, प्रोडक्ट के साथ दूसरा वाला प्रोडक्ट दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन. फ्री सैंपल्स में क्या होता है, कई कंपनीज आपने देखी होगी वो क्या करते हैं, आपके घर आती है और आपको क्या बोलते हैं, फ्री में सैंपल देते हैं कि मैम आप इसको यूज करना, उसके बाद बताना आपको प्रोडक्ट कैसा लगा.
नेक्स्ट वी हैव कंपटीशन ऑन कंटेस्ट। कंपटीशन ऑन कंटेस्ट का क्या मतलब होता है कि आपको लाइक कोई भी कंटेस्ट करवाया जाता है, उसमें आप अगर जीत जाते हो, बट इस केस में ऐसा कुछ नहीं बोला कि उसने क्या किया, कोई कंपटीशन में पार्ट लिया। उन्होंने बोला बस उन्होंने क्या किया, 30,000 के गुड्स को परचेज किया और उनको क्या मिला, एक फ्री गिफ्ट मिला है। तो इसका हाँ जी अक्षय, ओके हाँ मैंने देखा था ऊपर ना, कुछ स्टूडेंट्स ने बोला था, वो चैट चली गई थी। ओके पंकज, पानी नहीं, मैं पानी पीने नहीं जा रही हूँ। राइट ओके, अक्षय ने भी डी बोला था। दिव्यांशी वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके तो इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नन ऑफ दीज। क्वेश्चन को ना बहुत ध्यान से पढ़ा करो, ठीक है। ओके अच्छा, अंतरा ने भी बोला था डी, वेरी गुड अंतरा। ओके ग्रवित वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर करेंगे अब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। आपको बताना है इनमें से कौन से वाला क्या है, मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेशन या फिर डायरेक्टिंग। जल्दी से बताओ इसमें से कौन से वाला क्या है, प्लानिंग का फंक्शन नहीं है, सॉरी मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है। ओके हुमायरा ओके, हुमायरा ने भी करेक्ट दिया था, ठीक है। हाँ जी मॉक में करवा दूंगी। ओके बच्चा, ओके सुजल कराएंगे, एंटरप्रेन्योरशिप का मॉक भी करवाएंगे। चलो जल्दी से बताओ कौन से वाला नहीं है। वेरी गुड, कौन सा नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं होता, कंट्रोलिंग होता है। क्या होता है, कंट्रोलिंग होता है, कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। वेरी गुड। एक्स और ईपीएस, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर करेंगे अब। कोऑर्डिनेशन इज नीडेड वेयर द एफर्ट्स ऑफ डैश पर्सन्स आर रिक्वायर्ड। कोऑर्डिनेशन की जरूरत कहां पर पड़ती है, जहां पे कितने लोगों का क्या चाहिए हमें, कितने लोगों का एफर्ट रिक्वायर्ड होता है। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। हेलो प्रियांशु भटनागर, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर करेंगे। ओके पंकज, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से। राइट इसका करेक्ट आंसर क्या है। हाँ जी प्रियांशु, हेलो। राइजिंग शाइनिंग मॉर्निंग, ओके गुड मॉर्निंग जो भी अभी आए हैं। राइट इसका करेक्ट आंसर क्या है, मेनी पर्सन्स। कोऑर्डिनेशन की जरूरत कहां पर होती है, जहां पे बहुत सारे लोग होते हैं और उनको काम करना पड़ता है, तो वो क्या करेंगे, वो कोऑर्डिनेट करके काम करेंगे, नहीं तो काम क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हो सकता है कोई जो पर्सन है वो एक से ज्यादा काम कर ले, या फिर हो सकता है एक ही काम को 2 या 3 पर्सन ने कर लिया, तो वहां पे किस चीज की नीड होती है, कोऑर्डिनेशन की नीड होती है, जब बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है। वेरी गुड। राइट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल एनवायरमेंट। आपको बता रहे हैं इसमें से कौन से वाला सोशल एनवायरमेंट का एग्जाम्पल है। सोशल एनवायरमेंट का एग्जाम्पल बताओ। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री या फिर कॉम्पोजिशन ऑफ फैमिली। जल्दी से बताओ। हाँ जी इकोनॉमिक्स, बच्चा देखते हैं इकोनॉमिक्स कब स्टार्ट करते हैं, आपको बता देंगे जब इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। डी फॉर डिलीशियस, ओके। तो बताओ क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल एनवायरमेंट। आपको क्या बताना है, सोशल एनवायरमेंट का एग्जाम्पल बताना है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री या फिर कॉम्पोजिशन ऑफ फैमिली। राइट क्या इसका करेक्ट आंसर, कॉम्पोजिशन ऑफ फैमिली किसके अंदर आता है, हमारे सोशल एनवायरमेंट के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, सोशल एनवायरमेंट के अंदर आता है। इसके अलावा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट किस में आएगा, लीगल में आएगा। मनी सप्लाई किस में आएगा, इकोनॉमिक्स में आएगा। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री किस में आएगा, डी फॉर ड्रग्स, नो। वेरी गुड राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29। विच कंपोनेंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर डिटरमाइंस द ओवरऑल फाइनेंशियल रिस्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन। रिजल्ट कब आएगा, कोई अपडेट है? नहीं बच्चा अभी तक कोई अपडेट नहीं है। अपडेट से रिलेटेड कुछ भी होगा ना तो गूगल से आपको बता देंगे, ओके। अच्छा इकोनॉमिक्स का, ठीक है बच्चा देखते हैं, इकोनॉमिक्स का देखते हैं, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप के चैप्टर पढ़वा ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। Which component of capital structure determines the overall financial risk? Overall financial risk, कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, इक्विटी और डेब्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो आपको बताना है ओवरऑल फाइनेंशियल रिस्क,
फाइनेंशियल रिस्क कौन से वाले केस में होता है हमें? इक्विटी, डेट, फाइनेंस या फिर नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर करेंगे। किस केस में हमें क्या होता है? फाइनेंशियल रिस्क होता है। ओके अनुष्का, देखते हैं अगर हम पढ़ा पाए तो आपको जरूर पढ़ाएंगे। जल्दी से बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या है? ओके, वेरी गुड वेरी गुड। इसका करेक्ट आंसर क्या है? डेट। डेट में क्या होता है? हमारा फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है? ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि डेट में हमें क्या देना पड़ता है? फिक्स इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है। दूसरी चीज, जो हमने पैसा उठाया होता है, जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है, वो भी हमें वापस करना होता है। तो सबसे ज्यादा जो फाइनेंशियल रिस्क होता है वो हमें किसके अंदर होता है? डेट के अंदर होता है। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा सुजल, ओके। CUET का बिजनेस का पेपर हो चुका है। मुझे बच्चा, मैंने पूरा नहीं पढ़ा, आपने क्या बोला? ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर करेंगे अब। It may be difficult to know the extent of the relative impact of the social, economical, political, technological or legal factors on change in demand of the product in the market। आपको बताना है, डिफिकल्ट हो सकता है रिलेटिव इम्पैक्ट ऑफ द सोशल इकोनॉमिक, ये जितना भी हमारे पास पेस्टल है उसका इम्पैक्ट कितना पड़ रहा है हमारे ऊपर, ये जानना क्या हो सकता है? थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, सभी के लिए होता है। तो आपको बताना है क्यों, किस रीजन की वजह से होता है। विच फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट इज हाईलाइटेड बाय दिस पॉइंट। आपको बताना है बिजनेस का कौन से वाला जो फीचर है इस वाले पैराग्राफ में बताया गया है। ओके, कल पेपर है, वेरी गुड। हायर कौन सा होता है, मतलब अक्षय क्या हायर? It is a relative concept, it is dynamic, it is uncertain या फिर it is a complex phenomena। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर करेंगे। इन्होंने क्या बताया? डिफिकल्ट हो सकता है एक्सटेंट, कि कितना हमें नुकसान हो सकता है पेस्टल से, उसका रीजन बताना है आपको, ठीक है? वेरी गुड वेरी गुड। इसका करेक्ट आंसर क्या है? हाँ जी, बिजनेस एनवायरनमेंट अनसर्टेन भी होता है, डायनामिक भी होता है, बट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? इट इज अ कॉम्प्लेक्स फिनोमेना। क्योंकि ये जो एनवायरनमेंट है ये क्या है? कॉम्प्लेक्स फिनोमेना। इस वजह से हम ये नहीं पता लगा सकते कि जो कंपनी है उनको पेस्टल से कितना ज्यादा नुकसान हो सकता है, कितना ज्यादा अफेक्ट हो सकता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर डी। क्या है इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर डी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बच्चा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर असर्शन क्या है हमारे पास? असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। प्लानिंग certainly involves a huge cost. However, the cost involved in planning is negligible when it is being compared to its importance. आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग में क्या हो सकता है? जनरली ज्यादा कॉस्ट लग सकती है, ये हमारा असर्शन है। नेक्स्ट हमारा रीजन क्या है? हाउएवर द कॉस्ट इन्वॉल्व इन प्लानिंग इज नेग्लिजिबल। लेकिन जो कॉस्ट हमारी प्लानिंग में लग रही है वो क्या हो जाती है? नेग्लिजिबल, बिल्कुल जीरो के इक्वल हो जाती है। क्यों? जब अगर हम उसके इंपॉर्टेंस को उसके साथ कंपेयर करते हैं, जब हम प्लानिंग की इंपॉर्टेंस को कंपेयर करते हैं तो जितना कॉस्ट उसके ऊपर लगता है वो हम क्या मान के चलते हैं कि वो कोई बात नहीं, जितना भी कॉस्ट लग रहा है, क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, हाँ जी हाँ जी, ओके ओके सुजल, ओके ओके। जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। वेरी गुड वेरी गुड, राइट। इसका करेक्ट आंसर क्या है? बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। राइट, असर्शन क्या है हमारा कि प्लानिंग में कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, बिल्कुल होती है। आप जब भी किसी बिजनेस को प्लान करते हो कि इसमें क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना, तो उसके अंदर कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। बट जितना भी कॉस्ट उसको लगता है, अगर हम उसके इंपॉर्टेंस के साथ उसको कंपेयर करें तो क्या हो जाता है? वो नेग्लिजिबल, हमारे लिए क्या हो जाता है? नेग्लिजिबल हो जाता है। तो हमारा रीजन भी क्या है? बिल्कुल ट्रू है। बट क्या हमारा रीजन जो है वो असर्शन को क्लैरिफाई कर पा रहा है? क्या हमारे रीजन ने असर्शन को क्लैरिफाई किया है? नो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कि असर्शन और रीजन तो दोनों ट्रू हैं, लेकिन जो रीजन है वो असर्शन को क्लैरिफाई नहीं कर पा रहा है। ठीक है, फिजिकल का कब है बच्चा? फिजिकल का 2 बजे होगा आपका। ठीक है, 2 बजे हम मॉक करेंगे फिजिकल का, तो जितने स्टूडेंट्स के पास मॉक फिजिकल है वो लोग भी आ जाना। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलो 32 का आंसर करेंगे अब। मैनेजमेंट शुड फाइंड वन बेस्ट वे टू परफॉर्म अ टास्क। मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए? एक बेस्ट वे, एक
सिर्फ एक वे फाइंड आउट करना चाहिए, एक काम को अलग अलग तरीके से करने के बजाय क्या करना चाहिए, हमें एक मेथड ऐसा चूज करना चाहिए जिससे हम क्या करें, सारे काम को उस तरीके से करें. विच टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज डिफाइंड इन दिस सेंटेंस. तो आपको बताना है यहाँ पे साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो टेक्निक्स है उसमें से कौन से वाली टेक्निक इस सेंटेंस के अंदर बताई गई है. जल्दी से बताओ. टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फटीग स्टडी या फिर मेथड स्टडी. जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर. वेरी गुड. कौन से वाली स्टडी के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, मेथड स्टडी के बारे में बात हो रही है कि किसी भी काम को करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, एक वन बेस्ट मेथड चूज करना चाहिए जिससे क्या हो, हमारा कॉस्ट भी कम आए और हमारा काम भी क्या हो, जल्दी कंप्लीट हो. वेरी गुड. मेथड स्टडी. राइट राइट राइट. चलो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर करेंगे अब. स्टाफिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज कंसर्न विद. आपको बताना जो स्टाफिंग फंक्शन है मैनेजमेंट का वो किस चीज से रिलेटेड होता है. ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, राइट मैन ऑन राइट जॉब या फिर नॉन ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर करेंगे अब सब. ओके प्रियांशु, थैंक यू. हेलो सष्मिता, जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर. स्टाफिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज कंसर्न विद. स्टाफिंग फंक्शन जो है वो किस चीज से कंसर्न है. ओके, सी एंड डी. राइट राइट राइट. निखिल इज राइट, डोरेमोन इज राइट, डोरेमोन इज राइट. राइट मैन ऑन राइट जॉब. स्टाफिंग फंक्शन जो होता है वो किस चीज से रिलेटेड होता है, राइट पर्सन एट राइट जॉब. हमें क्या करना होता है, एक सही इंसान को हमारी कंपनी के अंदर जिस जॉब की नीड है, हमें जिस पर्सन की नीड है उसको उस जॉब पे रखना पड़ता है. राइट पर्सन एट राइट जॉब. वेरी गुड वेरी गुड. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे. क्वेश्चन नंबर 34. Which of the following statement is not true with regard to call money. आपको बताना है कॉल मनी से रिलेटेड स्टेटमेंट इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले ऑप्शंस में से कौन से वाली करेक्ट नहीं है. नॉट ट्रू बताना है, ठीक है, नॉट ट्रू बताना है. It is a short-term finance repayable on demand. Its maturity period ranges from 1 day to 15 days. There is a direct relationship between call rates and other short-term money market instruments. या फिर it is used for interbank transactions. Question number 34 का आंसर करेंगे. सी फॉर चंपक चाचा. ओके, वेरी गुड दिव्यांशी, जिन्होंने भी करेक्ट आंसर दिया था, बहुत अच्छे बच्चा. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर करेंगे अब. क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर करेंगे. वेरी गुड. युविका अच्छे से आंसर देती है, वो क्वेश्चन नंबर लिखती है उसके बाद आंसर करती है. इकोनॉमिक्स डिफिकल्ट हो रहा है, क्यों क्यों अरुण, व्हाट हैपेंड. इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी. There is a direct relationship between call rates and other short-term market instrument. ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, फॉल्स स्टेटमेंट है. ये क्या स्टेटमेंट है हमारी, फॉल्स स्टेटमेंट है. इसके अलावा कॉल मनी जो है वो शॉर्ट टर्म फाइनेंस है जिसको रीपे करना पड़ता है हमें डिमांड पे. क्या करना पड़ता है, डिमांड पे हमें वापस करना पड़ता है. वैसे इन्होंने लिखा हुआ है कि मेच्योरिटी पीरियड 1 to 15 डेज का होता है, बट जनरली ये ऐसा नहीं होता कि 15 डेज बाद ही हमें देना है. ये क्या होता है, डिमांड पे होता है. अगर आपको एक दिन में आपको बोल दिया कि एक दिन में वापस करो तो आपको एक दिन में वापस देना पड़ेगा. फिर आप ये नहीं बोल सकते कि हमारे पास तो 15 दिन का टाइम है, 15 दिन में देंगे. ये क्या होता है, डिमांड पे दिया जाता है. क्या बोलते हैं इसको, रीपेबल ऑन डिमांड. डिमांड पे आपको वापस करना पड़ता है, ठीक है. तो इसका करेक्ट आंसर देन इट इज यूज्ड फॉर इंटरबैंक ट्रांजैक्शन. हाँ जी, ये इंटरबैंक ट्रांजैक्शंस के लिए, मेनली इंटरबैंक ट्रांजैक्शंस के लिए यूज होता है, लेकिन कुछ बड़ी बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकती है, ठीक है. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी. वो क्या है हमारी, फॉल्स स्टेटमेंट है. बाकी सारी स्टेटमेंट्स क्या है हमारी, ट्रू स्टेटमेंट्स है. ओके, वेरी गुड वेरी गुड. राइट, सी फॉर CUET क्रैक. चलो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर करेंगे अब. The marketing management philosophy, which is based on the premise that any activity which satisfy human needs but does not pay attention to the ethical and ecological aspects of marketing cannot be justified, is known as. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ठीक है. अच्छा, गोकुल सर की क्लास में मैं ले लूं. अच्छा, मार्केटिंग कंप्लीट नहीं है, व्हाट टू डू. जो कंप्लीट नहीं है तो पढ़ो उसको, और क्या करोगे, पढ़ सकते हैं हम तो, सिर्फ पढ़ सकते हैं ना, हमने पढ़ाई करनी है, हम पढ़ सकते हैं. चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो. क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर करेंगे.
Marketing management philosophy, which is based on the premise that any activity which satisfy human needs but does not pay attention to the ethical and ecological aspects of marketing cannot be justified. उसको हम क्या बोलते हैं? मार्केटिंग कंसेप्ट बोलते हैं, सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट, प्रोडक्शन या फिर प्रोडक्ट कंसेप्ट. मार्केटिंग नहीं बच्चा, मार्केटिंग तो बिल्कुल नहीं बोलते. उसको क्या बोलते हैं? हम सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट बोलते हैं. क्योंकि सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट बोलता है. क्योंकि उन्होंने क्या बोला है? प्रीमाइज दैट एनी एक्टिविटी विच सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट डज नॉट पे अटेंशन टू द एथिकल एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ मार्केटिंग कैन नॉट बी जस्टिफाई. उसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते. अगर वो ह्यूमन नीड्स की तो ह्यूमंस की जो नीड है उसको तो सेटिस्फाई कर रहा है, बट अगर वो एथिकल और इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स मार्केटिंग के उस पर ध्यान नहीं दे रहा है तो उसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते. तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो किस चीज से रिलेटेड है? ये सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है. वेरी गुड, वेरी गुड. 35th का आंसर क्या है? बी. राइट राइट बच्चा, राइट राइट. वेरी गुड. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे. क्वेश्चन नंबर 36. Zolo, a marketer of cars having 40% of the current market share of the country, aims at increasing the market share to 70%. Zolo है, उनका मार्केट शेयर कितना है? अभी 40% का है, बट वो क्या चाहता है? वो शेयर कितना हो जाए? 70% का हो जाए नेक्स्ट 5 ईयर्स में. 5 ईयर्स के अंदर अंदर उन्होंने क्या, उनका एम क्या है कि 40 से 70% पे चले जाएंगे. ठीक है. नमन मैम मुझे भूल गए. नहीं मैम किसी को नहीं भूलती है. बताओ. फॉर अचीविंग दिस ऑब्जेक्टिव द मैनेजर ऑफ द कंपनी स्पेसिफाइड द एक्शन प्रोग्राम कवरिंग वेरियस एस्पेक्ट्स. आपको बताना इस चीज को करने के लिए कि 40 से 70% हो जाए, उन्होंने क्या किया? मैनेजर ऑफ द कंपनी स्पेसिफाइड द एक्शन प्रोग्राम. उन्होंने एक्शन प्रोग्राम को बताया जिसके अंदर बहुत सारे एस्पेक्ट्स को क्या किया गया था? कवर किया गया था. तो आपको बताना है आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग डिस्कस्ड अबव. मार्केटिंग का कौन से वाला फंक्शन यहाँ पर डिस्कस हुआ है? जल्दी से बताओ. आपने प्रीवियस में बोला था कॉल मनी. हाँ बच्चा, मैंने बोला था ना कॉल मनी कितने दिन के लिए होता है? 1. लाइक मैंने ये नहीं बोला था कि 1 डे के लिए होता है, बट वो क्या होता है? जनरली 1 डे के लिए बोला जाता है क्योंकि बैंक्स के लिए होता है. ये बैंक को जब उसकी जरूरत होती है, फाइनेंस की जरूरत होती है, तो जनरली वो 1 डे के लिए करता है. बट अगर इंस्टीट्यूशन की बात करें तो इंस्टीट्यूशन के पास क्या होता है? 1 से 15 डेज का टाइम होता है, बट उनको वो डिमांड पे वापस करना है. ऐसा नहीं है कि 15 डेज बाद ही आपको पैसा वापस करना है. अगर जिससे आपने पैसा लिया उसने ये बोला कि मुझे 1 दिन के अंदर अंदर चाहिए, तो आपको वो 1 दिन के अंदर ही देना पड़ेगा. आपके फिर वो 15 डेज का टाइम नहीं रहेगा. ओके. क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर करो. कौन से वाला यहाँ पे मार्केटिंग का जो फंक्शन है वो डिस्कस किया गया है? वेरी गुड. कस्टमर सपोर्ट सर्विस नहीं. गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन नो. प्रोडक्ट डिजाइनिंग नो. यहाँ पे क्या हो रहा है? मार्केटिंग की प्लानिंग हो रही है. किस चीज क्या हो रहा है यहाँ पे? मार्केटिंग प्लानिंग हो रहा है. वेरी गुड, वेरी गुड. 36 का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 37 करेंगे. ओके बड़ा सा आरसी है, इसको ध्यान से पढ़ना, उसके बाद करेंगे. ठीक है. ओके सुजल, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको. ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. Usha Swing Private Limited is involved in manufacturing and sale of swing machines since 1980. Usha Swings क्या करती है? 1980 से क्या बेच रही है? वो swing machines बेचती हैं. When Usha Patil opened her first retail outlet in Surat, Usha Attires was incorporated in India in 1982 and became a member of P&G family of companies in 1985. वो P&G family में include हो गई थी कब? 1985 में. उन्होंने start कब किया था? 1982 में start किया था. Usha Electricals began operation in Gujarat in an existing administrative P&G facility. An important difference between P&G and most of the other companies. P&G और बाकी सब companies में क्या difference था? That and not only focused on operations at large scale but also involved in small companies all over the country. वो सिर्फ large scale पे काम नहीं करती थी, वो छोटी छोटी companies पर भी ध्यान देती थी. Each company focused on specific product. जो वो छोटी छोटी companies थी वो क्या करती थी? अपने अपने छोटे छोटे specific products और areas पे ध्यान देती थी. Implying selective dispersal of authority, recognizing the decision makers need for autonomy as decision making authority is pushed down the chain of command. It enables the company to maintain short lines of communication with customers and employees and accelerate the development of talent. अब हमारा क्वेश्चन ये है, identify the philosophy that is being followed by P&G through which it is dividing the decision making responsibility among hierarchical levels. आपको क्या बताना है इस पैराग्राफ के अंदर?
जो पॉलिसी P&G ने फॉलो किया है, जो डिसीजन मेकिंग को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, उसके बारे में बताना है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, डिवीजन ऑफ वर्क या फिर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। लो देख लो अच्छे से। ओके सुजल, ओके। हाँ जी दिव्यांशी, इतना लेंदी। पता है एग्जाम में भी ऐसे ही आरसी आ रहे हैं, लंबे लंबे बड़े बड़े आंसर्स आ रहे हैं, तो आपको ध्यान देना है कि आरसी कब अटेम्प्ट करना है, सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना आरसी को, ठीक है। ओके सुजल, ओके। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर करेंगे। 38 किसका आ गया अभी? 37 का आंसर करेंगे। नो स्टडी वाईफाई, नो। ओके साइंस फैक्ट इकोनॉमिक्स का भी देखते हैं। डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, डिवीजन या फिर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर करेंगे। राइट, यहाँ पे क्या हो रहा है? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी हो रहा है। क्या हो रहा है? अथॉरिटी को डिसेंट्रलाइज किया जा रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। नो स्टडी वाईफाई। चलो, डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन में थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं। डेलीगेशन मीन्स असाइनिंग वर्क्स टू अदर्स एंड गिव देम अथॉरिटी टू डू। डेलीगेशन का क्या मतलब होता है? आपने किसी और पर्सन को क्या दिया है? काम दिया है, उसको अथॉरिटी दी है कि आपको क्या करना है, इस काम को करना है। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? सिस्टमैटिक डिस्पर्सल होता है अथॉरिटी का हर डिपार्टमेंट में, हर लेवल के डिपार्टमेंट में, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, तीनों हायरार्की, मतलब जितना भी है हमारा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, उन तीनों में क्या होता है? डिसेंट्रलाइज किया जाता है अथॉरिटी को। जबकि इसमें क्या होता है? बस एक पर्सन दूसरे पर्सन को क्या देता है? काम देता है कि आपको एक काम करना है, और उसको क्या देता है? अथॉरिटी देता है उस काम को करने की। नेक्स्ट, स्कोप। द स्कोप ऑफ डेलीगेशन इज लिमिटेड। डेलीगेशन का स्कोप क्या होता है? लिमिटेड स्कोप होता है। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन का स्कोप क्या होता है? वाइड स्कोप होता है। क्या होता है इसका स्कोप? वाइड होता है। नीड, डेलीगेशन इज नीडेड इन ऑल टाइप ऑफ एंटरप्राइजेस। डेलीगेशन हर टाइप के एंटरप्राइज में क्या होता है? उसकी जरूरत होती है। डिसेंट्रलाइजेशन इज नॉट नीडेड इन ऑल एंटरप्राइज। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन हर जगह की उसकी नीड नहीं होती। डेलीगेशन की नीड होती है, डिसेंट्रलाइजेशन की नीड नहीं होती है। नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी। द ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंटरप्राइज रिमूविंग विद टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव। ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर रहती है? टॉप लेवल से क्या हो जाती है? हट जाती है, क्योंकि उन्होंने क्या दे दिया? दूसरे पर्सन को काम दे दिया है। जबकि कंट्रोल ऑफ एंटरप्राइज इज ट्रांसफर टू द यूनिट्स विद द पावर ऑफ टेकिंग इंडिपेंडेंट डिसीजन। इस केस में क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन में जिस यूनिट को, जिस लेवल ऑफ मैनेजमेंट को उन्होंने काम दे दिया, उसकी अथॉरिटी है, वो डिसीजंस लेंगे। ड्यूरेशन, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज मेड फॉर शॉर्ट पीरियड। जो डेलीगेशन है वो किसके लिए होता है? शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, कम टाइम के लिए होता है। डिसेंट्रलाइजेशन किसके लिए होता है? लार्ज पीरियड, लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ एम्प्लॉयज आर गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन। एम्प्लॉयज को क्या दिया जाता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है काम करने की। और यहाँ पे क्या होता है? इंपॉर्टेंस ऑफ एम्प्लॉयज इंक्रीजेज इन डिसेंट्रलाइजेशन। यहाँ पे क्या होते हैं? इंपॉर्टेंस होती है एम्प्लॉयज की, वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। आई होप क्लियर है। ये था क्वेश्चन नंबर 37। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 पे आ जाओ। अब दोबारा से सेम पैराग्राफ है। चलो सेम पैराग्राफ है हमारे पास। क्वेश्चन क्या है? व्हाई इज देयर नीड टू अप्लाई द फिलॉसफी बीइंग फॉलोड बाय P&G विद कॉशन। आपको बताना है यहाँ पे जो P&G की पॉलिसी है उसको हमें ध्यान से क्यों रखना चाहिए, ध्यान से क्यों पढ़ना चाहिए। As it can cause a delay in communication, as it can cause disintegration of the organization, as it can increase the workload of the top management, as it can reduce the chances of growth of the firm। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करो। ओके राखी, ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर करेंगे अब सभी। पैराग्राफ हमने पढ़ लिया था, आपको बताना है जो P&G की पॉलिसी है उसको बहुत ध्यान से इंप्लीमेंट क्यों करना चाहिए। ओके नमन, ओके थैंक यू बच्चा, थैंक यू। अच्छा गोकुल सर लाइव है जनरल टेस्ट पे। ओके चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो। थर्टी 38 का करेक्ट आंसर क्या है? एज इट कैन कॉज डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वेरी गुड। जो P&G की पॉलिसी है वो क्या ला सकते हैं? डिसइंटीग्रेशन ला सकते हैं कंपनी के अंदर। इस वजह से ये क्या है? थोड़ा सा हार्मफुल हो सकता है, इसलिए हमें बहुत ध्यान से जहां जिस कंपनी में जरूरत हो उसी कंपनी में उसको इंप्लीमेंट हम कर सकते हैं। वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 39. The application of the philosophy discussed above can foster a sense of competition among the department, which in turn will help the firm in the following manner. आपको बताना है जो एप्लीकेशन, जो फिलोसफी इस वाले अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर बताई गई है, वो क्या कर सकती है? सेंस ऑफ कंपटीशन, एक कंपटीशन की सेंस कंपटीशन वाला ला सकती है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर. आपको बताना है जो फर्म को किस चीज़ में हेल्प करने वाला है, उस ऑर्गेनाइजेशन को किस चीज़ में हेल्प करने वाला है. फैसिलिटेट्स ग्रोथ, बेटर कंट्रोल, रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट या फिर क्विक डिसीजन मेकिंग. क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर करेंगे. जल्दी से क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर करो. अच्छा गिफ्ट चाहिए, ओके. जल्दी से बताओ. क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर करेंगे. फैसिलिटेट ग्रोथ, बेटर कंट्रोल, रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट या फिर क्विक डिसीजन मेकिंग. क्वेश्चन नंबर 39. इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट. क्या मिल रहा है यहाँ पे? टॉप मैनेजमेंट को क्या मिल रहा है? थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने जो काम है वो सब किस में बांट दिया? अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बांट दिया, और वो अपनी तरफ से क्या ले सकते हैं? डिसीजंस ले सकते हैं. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चा. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर करेंगे. Quote the line from above which highlights the importance of philosophy towards providing management education to employees. यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है? मैनेजमेंट एजुकेशन टू एम्प्लॉयज. एम्प्लॉयज को क्या क्या किया जा रहा है? उनको एजुकेट किया जा रहा है. गुड बाय. व्हाट हैपेंड? अभी क्लास है, 10 क्वेश्चंस और हैं. जल्दी से बताओ. मेंटेन शॉर्ट लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन, एक्सेलरेट द डेवलपमेंट ऑफ टैलेंट, सिलेक्टिव डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी या रिकॉग्नाइज डिसीजन मेकर्स, नीड फॉर ऑटोनॉमी. क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर करेंगे सभी. जल्दी से क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर करेंगे. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर करेंगे. क्वेश्चन नंबर 40 बच्चा. जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर. मेंटेन शॉर्ट लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन, एक्सेलरेट द डेवलपमेंट ऑफ टैलेंट. अच्छा, इसके लिए तो आपको पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा. हमें पैराग्राफ में से लाइन ढूंढनी है, तो मैं ढूंढ देती हूँ आपके लिए. इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा एक्सेलरेट द डेवलपमेंट ऑफ टैलेंट. यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है? कि मैनेजमेंट एजुकेशन, एम्प्लॉयज़ को क्या दिया जा रहा है? एजुकेट किया जा रहा है, उनको और ज़्यादा पढ़ाया जा रहा है और ज़्यादा अच्छे से सिखाया जा रहा है. तो यहाँ पे एक्सेलरेट द डेवलपमेंट ऑफ टैलेंट, जो टैलेंट है किसी भी एम्प्लॉय के अंदर, उसको और ज़्यादा क्या किया जा रहा है? ग्रो किया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. ओके 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 ओके. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर करेंगे. दोबारा से सेम क्वेश्चन है हमारे पास, पैराग्राफ सेम है. द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज पुश्ड डाउन द चेन ऑफ कमांड एट पीएनजी एंटरप्राइज. इट प्रोवाइड्स द बेनिफिट ऑफ क्विक डिसीजन मेकिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज. आपको बताना है जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है वो क्या हो गई थी? चेन ऑफ कमांड में नीचे आ गई थी, सबको अपना अपना दे दिया गया था कि आप लोग अपनी तरफ से डिसीजन ले सकते हो. एट पीएनजी एंटरप्राइज इट प्रोवाइड्स द बेनिफिट ऑफ क्विक डिसीजन मेकिंग. उससे क्या हो रहा है? क्विक डिसीजन लिए जा रहे हैं, क्योंकि सब अब जो चेन ऑफ कमांड थी वो क्या हो गई है? कम हो गई है. तो आपको बताना है यहाँ पे क्विक डिसीजन मेकिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज. क्यों कम हो गई है? बिकॉज देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर अप्रूवल ऑफ मेनी लेवल्स. ऑर्गेनाइजेशन इज एबल टू जनरेट मोर रिटर्न्स. देयर आर इनोवेटिव परफॉर्मेंस सिस्टम. इट इज द मीन्स ऑफ मैनेजमेंट एजुकेशन. क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर करेंगे. जल्दी से क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर करेंगे. वेरी गुड. इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर अप्रूवल ऑफ मेनी लेवल्स. क्योंकि अब हमें सारे लेवल, जितना भी हमारा टॉप है, मिडल है, उन सबसे क्या नहीं लेना पड़ेगा? अप्रूवल नहीं लेना पड़ेगा कोई भी डिसीजन लेने के लिए. हमारे पास खुद की अथॉरिटी, हम क्या कर सकते हैं? डिसाइड कर सकते हैं. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड.
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर करेंगे। गेट 2 GB मेमोरी कार्ड फ्री विद नोकिया सेल फोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स ऑफ सेल्स प्रमोशन। आपको क्या बताना है, कौन से वाली टेक्निक है किसकी, सेल्स प्रमोशन की। आपको क्या मिला है, 2 GB का मेमोरी कार्ड फ्री मिला है नोकिया सेल फोन के साथ। किसके साथ, नोकिया सेल फोन के साथ 2 GB का मेमोरी कार्ड आपको क्या मिला है, फ्री मिला है। कौन से वाला सेल्स प्रमोशन का एग्जाम्पल है ये, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर करेंगे आप सभी। मैम आपके कितने भाई है, बहुत सारे भाई हैं मेरे। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर करेंगे आप सभी। रिबेट, प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन, क्वांटिटी गिफ्ट या फिर डिस्काउंट, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर करेंगे। वेरी गुड वेरी गुड। क्या है इसका करेक्ट आंसर, प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन। क्या हो रहा है यहाँ पे, प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन, एक के साथ एक प्रोडक्ट दिया जा रहा है आपको। तो क्या है, एक नोकिया के फोन के साथ, नोकिया का जो फोन है उसके साथ आपको क्या दिया जा रहा है, 2 GB का मेमोरी कार्ड दिया जा रहा है। तो ये क्या है, प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। अ प्रोड्यूसर ऑफ सूरजमुखी, ओके, a producer of Surajmukhi claimed in an advertisement of national newspaper that his product has large amount of vitamins, minerals and proteins. सूरजमुखी जो है एक प्रोड्यूसर है, सूरजमुखी कंपनी है उनकी, उन्होंने क्या क्लेम किया है नेशनल न्यूज़पेपर में कि जो उनका प्रोडक्ट है उसके अंदर विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब उसको टेस्ट किया गया तो पता चला कि वो क्या है, वो जितना भी बोल रहा था वो सब क्या था, झूठ था, फॉल्स क्लेम था। ठीक है, तो आपको बताना है ये किस चीज का एग्जाम्पल है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर, वेलफेयर ऑफ कंज्यूमर, इंफॉर्मेशन फॉर कंज्यूमर या फिर नॉन ऑफ दीज। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर करेंगे अब सब। ठीक है, उसने जो इंफॉर्मेशन दी थी वो सब क्या थी, फॉल्स थी। तो आप बताओ कौन से वाला है इसमें करेक्ट ऑप्शन, क्या है इसका, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर, वेलफेयर ऑफ कंज्यूमर, इंफॉर्मेशन फॉर कंज्यूमर या फिर नॉन ऑफ दीज। वेरी गुड। इसका करेक्ट आंसर क्या, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, कंज्यूमर के साथ धोखाधड़ी हो रही है। क्यों हो रही है, उसने बोला तो ये है कि मेरे प्रोडक्ट के अंदर बहुत सारे विटामिन है, प्रोटीन्स है, मिनरल्स हैं, लेकिन जब उसको टेस्ट किया तो उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं मिला। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंज्यूमर के साथ धोखा हो रहा है। वेलफेयर तो बिल्कुल भी नहीं है, इन्फॉर्मेशन तो गलत प्रोवाइड किया उसने इन्फॉर्मेशन। तो इसका आंसर क्या है, करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए। नोकिया का फोन कौन लेता है, ओके अच्छा इंडिया जीत गई, ओके वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। विक्रांत joins his father's business of organic masala near Kotgarh in Himachal after completing his MBA. In order to capture a major share of market, he decided to sell the product in small attractive packages. By using the latest packaging technology, his father suggested that they hire a financial consultant to estimate the amounts of funds that would be required for the purpose and timings when it would be required. The concept being discussed by Vikrant's father links which financial decision with the investment decision. आपको ये पूरा पैराग्राफ पढ़ा, उसके बाद आपको क्या बताना है, उसके जो पापा ने बोला था उसको फाइनेंशियल डिसीजन के बारे में, वो कौन से वाला था, डिविडेंड, फाइनेंशियल, कैपिटल स्ट्रक्चर या फिर फाइनेंसिंग, जल्दी से बताओ। ओके ऋषभ पंत ने अच्छा खेला आई थिंक। मैम प्लीज स्पीक माय नेम। ओके रमन कुमार शाह, जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर आई डोंट नो कौन सा क्वेश्चन है, आंसर बताओ इसका, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताओ। कौन से वाला डिसीजन है ये, वेरी गुड वेरी गुड। कौन सा है ये, फाइनेंसिंग डिसीजन है। कौन सा है, फाइनेंसिंग डिसीजन है, वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर करेंगे शिखा, ओके सीका, इट्स नॉट शिखा इट्स सीका। सीका लिमिटेड, अ रेप्यूटेड इंडस्ट्रियल मशीन मैन्युफैक्चरर, नीड्स ₹20 करोड़, कितना चाहिए उसको, 20 करोड़ रुपीज चाहिए एज एडिशनल कैपिटल टू एक्सपैंड द बिजनेस। मिस्टर अमित जोशी, द CEO ऑफ द कंपनी, अमित जोशी उस कंपनी के CEO हैं जो क्या करना चाहते हैं, जो फंड्स रेज करना चाहते हैं, किसके थ्रू करना चाहते हैं, इक्विटी के थ्रू रेज करना चाहते हैं। द फाइनेंस मैनेजर मिस्टर नरेंद्र सिंह सजेस्टेड दैट द शेयर्स मे बी सोल्ड टू इन्वेस्टिंग पब्लिक थ्रू इंटरमीडिएटरीज एज द सेम विल बी लेस एक्सपेंसिव। उसके मैनेजर ने क्या कहा, आपको अगर शेयर्स बेचने हैं तो आप इंटरमीडिएटरीज के थ्रू अपने शेयर्स मार्केट में बेच सकते हैं,
ताकि वो क्या होता है, क्योंकि वो क्या होता है, लेस एक्सपेंसिव होता है। अगर हम डायरेक्ट पब्लिक को बेचे तो वो उसमें खर्चा ज्यादा होता है, अगर आप इंटरमीडिएटरीज के थ्रू बेचोगे तो उसमें क्या होगा, वो लेस एक्सपेंसिव होगा। तो आपको बताना है नेम द मेथड थ्रू विच कंपनी डिसाइड टू रेज एडिशनल कैपिटल। आपको बताना है कि कंपनी एडिशनल जो कैपिटल है वो कौन से वाले मेथड के थ्रू यहाँ पे यूज कर रही है। ओके लक्की, करवाएंगे करवाएंगे, आपको बता देंगे जब भी करवाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। अच्छा जा रहे हो, ठीक है। ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, ऑफर फॉर सेल, प्राइवेट प्लेसमेंट या फिर राइट इशू, कौन से वाला इसका करेक्ट आंसर? ऑफर, नो नॉट ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस कब करते हैं, जब हम जनरल पब्लिक को डायरेक्टली क्या करते हैं, इनवाइट करते हैं। यहाँ पे हम किसी और इंटरमीडिएटरीज के थ्रू बेच रहे हैं, तो इंटरमीडिएटरीज के थ्रू अगर हम बेचते हैं तो वो क्या होता है, ऑफर फॉर सेल, ऑफर फॉर सेल बोलते हैं उसको, अगर हम इंटरमीडिएटरीज के थ्रू बेचते हैं। अगर हम डायरेक्ट पब्लिक को बेचते हैं तो वो क्या होता है हमारा, ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है, जिसमें हम इंस्टीट्यूशंस को बेचते हैं। किसको बेचते हैं, इंस्टीट्यूशन को बेचते हैं। और राइट इशू कौन सा वाला होता है, जिसमें हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बेचते हैं। किसको बेचते हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बेचते हैं। क्लियर है ना चारों पॉइंट्स आपको? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गलत हो गया कोई बात नहीं। ओके चलो, आई होप क्लियर है ना आपको ये चारों चीजें। ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस डायरेक्टली पब्लिक को बेचा जाता है, ऑफर फॉर सेल इंटरमीडिएटरीज को बेचा जाता है, ब्रोकर्स एजेंट्स टाइप। प्राइवेट प्लेसमेंट कौन से होते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस को, कुछ इंस्टीट्यूशंस को, स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन को आप दे देते हो ताकि आपके जो बिजनेस आइडियाज हैं या बिजनेस के सीक्रेट है वो रिवील ना हो जाए। और राइट इशू किसको देते हैं, हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देते हैं। ओके अच्छा पूरे दिन पढ़ाऊँ, ओके चलो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर करेंगे। विच लीडरशिप स्टाइल इज फॉलोड व्हेन देयर इज अ कंप्लीट अथॉरिटी एंड कंट्रोल बाय अ लीडर। कौन से वाला लीडरशिप स्टाइल यहाँ पे फॉलो किया गया है, जिसमें क्या होता है, कंप्लीट अथॉरिटी और कंट्रोल किसके हाथ में होता है, एक लीडर के हाथ में सारा का सारा क्या होता है, कंट्रोल होता है। डेमोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक, लेस फ्री या फिर फ्री रेन लीडर। जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। दिव्यांशी मना कर दिया, नहीं नहीं। हाँ जी भानु, ओके भानुप्रिया, अकाउंट्स देखते हैं बच्चा। जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कौन से वाला होता है। वेरी गुड, कौन से वाला होता है वो स्टाइल, ऑटोक्रेटिक स्टाइल होता है, जिसमें सारी की सारी कंट्रोल किसके हाथ में होता है, एक लीडर के हाथ में सारा कंट्रोल होता है। अथॉरिटी भी उसकी होती है, कंट्रोल भी उसका होता है। वेरी गुड वेरी गुड, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट कम्युनिकेशन। आपको बताना है इसमें से कौन से वाली स्टेटमेंट कम्युनिकेशन के बारे में क्या है, ट्रू है। ट्रू स्टेटमेंट्स बताना है। Communication is a process of passing information and understanding from one person to another. Communication is an exchange of facts, ideas, opinion or emotions by two or more persons, both A and B. या फिर D ऑप्शन क्या हमारा, communication involves absolute authority and control. जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर बताओ। ओके रितेश, इकोनॉमिक्स ठीक है, देखते हैं। वेरी गुड, इसका करेक्ट आंसर क्या है, बोथ ए एंड बी। कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन पास करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं एक दूसरे को। जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना, मैं आपको इन्फॉर्मेशन पास कर रही हूँ, आप मुझे आंसर्स दे रहे हो, तो क्या हो रहा है, कम्युनिकेट हो रहा है हमारे बीच में। कम्युनिकेशन इज एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस और इमोशंस बाय टू और मोर पर्सन। कम्युनिकेशन क्या होता है, जिसमें हम अपने आइडियाज, फैक्ट्स वो सब क्या करते हैं, शेयर करते हैं, इमोशन शेयर करते हैं एक दूसरे से, उसको क्या बोलते हैं, हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ ए एंड बी। वेरी गुड वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। स्टाफिंग इज अ डैश फंक्शन। आपको बताना है स्टाफिंग किस टाइप का फंक्शन होता है, मैनेजरियल, बजटिंग, प्लानिंग या फिर टॉप लेवल। स्टाफिंग इज अ डैश। मैम मुझे हो गया है, आप समझ नहीं, अब समझ नहीं आ रहा है, क्या समझ नहीं आ रहा बच्चा, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर करो। स्टाफिंग इज अ डैश फंक्शन। स्टाफिंग किस टाइप का फंक्शन होता है, जल्दी से बताओ। वेरी गुड वेरी गुड, निखिल्स आंसर इज करेक्ट। वेरी गुड, किस टाइप का होता है,
मैनेजीरियल फंक्शन है, स्टाफिंग किस टाइप का फंक्शन है? मैनेजीरियल फंक्शन है। वेरी गुड इजना, दिव्या, अभिनव, चलो वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर करेंगे। मिसेस चंदा कोचर हैज बीन वर्किंग फॉर अ कंपनी for last 15 years, working for the same post for a long time. She started feeling monotony. Her boss decided to give her timely promotions, offer for leadership opportunities, employee recognition, etc. Are the example of which type of incentive? आपको बताना है मिस चंदा क्या कर रही है, 15 ईयर से एक ही कंपनी में काम कर रही है, तो उसके बॉस ने क्या डिसाइड किया कि वो उसको टाइमली प्रमोशन देंगे, लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज देंगे, एम्प्लॉय रिकॉग्निशन देंगे। तो आपको बताना है ये सारे के सारे जो इंसेंटिव्स उनको दिए जा रहे हैं, ये किस टाइप के इंसेंटिव्स है, जल्दी से बताओ। फाइनेंशियल, मोटिवेशन, नॉन फाइनेंशियल या फिर ऑल ऑफ द अबव? जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर करिए, किस टाइप के हैं ये इंसेंटिव्स? वेरी गुड, फूल बाबू, ओके राइट। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव। नो बच्चा, नो। देखो फाइनेंशियल तो नहीं है इसमें, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स तो नहीं है। क्या इसका करेक्ट आंसर? नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स है। किस टाइप के इंसेंटिव्स हैं ये? नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हैं। टाइमली प्रमोशन देगा, लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज देगा, एम्प्लॉय रिकॉग्निशन होगा, ये सब किस टाइप के प्रमोशन, ये सब किस टाइप के इंसेंटिव्स हैं? नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, राइट। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन है, अच्छे से करना है इसको। स्टाफिंग फंक्शन इज अफेक्टेड बाय, आपको बताना है स्टाफिंग फंक्शन जो है वो किस चीज से अफेक्ट होता है? इंटरनल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, फिजिकल, टेक्निकल? जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शंस ये है हमारे, ये है हमारे, ये वाले ऑप्शंस हैं। फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड थर्ड फोर्थ, सेकंड थर्ड फोर्थ। अच्छा दोनों सेम हो गया, चलो यहाँ पे 1 कर लो, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करो, लास्ट क्वेश्चन है आज का। हाँ जी निकिता, लास्ट क्वेश्चन है। प्रमोशन होगा तो सैलरी भी तो बढ़ेगी। ओके ठीक है, प्रमोशन होगा तो सैलरी बढ़ेगी। हाँ जी प्रमोशन होगा सैलरी तो बढ़ेगी। वेट, 15 years working for same post for a long time, she started, her boss decided to give her timely promotions, offer for leadership, employment opportunities, employee recognition, etc. Examples of which type of incentives? तो बच्चा लेकिन हम इसमें फिर ऑल ऑफ द अबव नहीं लगा सकते ना, मोटिवेशन वाला तो आएगा ना इसमें, मोटिवेशन वाला तो इंसेंटिव नहीं होगा ना, तो हम इसमें ऑल ऑफ द अबव नहीं लगा सकते, हम इसमें ऑल ऑफ द अबव नहीं लगा सकते। ए एंड सी हो सकता है इसका करेक्ट आंसर, कि ए और सी लगा दें हम, बट हम ऑल ऑफ द अबव नहीं लगाएंगे इसमें, ठीक है? हम ए और सी तो लगा सकते हैं इसका, बट ऑल ऑफ द अबव नहीं लगा सकते। ओके चलो लास्ट क्वेश्चन का आंसर करो, कौन से वाला है? 50th क्वेश्चन का आंसर बताओ। इंसेंटिव, मोटिवेट इंसेंटिव कैसे होएगा बच्चा? 50th का आंसर क्या है? इंटरनल, एक्सटर्नल, फिजिकल, टेक्निकल। 50th का सी, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, इंटरनल और एक्सटर्नल। स्टाफिंग फंक्शन किस चीज से अफेक्ट होता है? इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों टाइप के एनवायरनमेंट से क्या होता है? ओके किस टाइप में आता है ये? इंटरनल और एक्सटर्नल किस में आता है? स्टाफिंग फंक्शन को क्या करता है? वो अफेक्ट करता है। ओके राइट, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट एंड सेकंड। वेरी गुड। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। ओके मुझे बहुत मजा आया आप लोगों को करवाने, और जिन स्टूडेंट्स का कल एग्जाम है उनके लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़ना, बस आज पढ़ना, कल मत शुरू हो जाना पढ़ना, आराम से आज सोना, और कल क्या करना, आराम से एग्जाम देके आना, ठीक है? ओके ओके मजा आया, वेरी गुड। और जिन स्टूडेंट को अगर किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन है तो आप लोग ना नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उन क्वेश्चन को देख लूंगी, ठीक है? ओके गाइज, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।